नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर यानी कि सब्जेक्ट के पेपर में कंपनी ऑडिटिंग दे रखी है, तो यहाँ पर कंपनी ऑडिटिंग के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखने वाले हैं। परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। कंपनी ऑडिटिंग को थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा समझने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनी ऑडिटिंग अंकेक्षण, कंपनी अंकेक्षण यानी कि कंपनी ऑडिटिंग। कंपनी ऑडिटिंग कंपनी अंकेक्षण, कंपनी अंकेक्षण एक वैधानिक अनिवार्य अंकेक्षण होता है जो एक विधान द्वारा यानी कि अर्थात कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर कराया जाता है। मतलब कंपनीज एक्ट में 2013 में ये लिखा हुआ है कि कंपनियों का एक अंकेक्षण होना चाहिए जिसे ऑडिटिंग होनी चाहिए, और ये एक वैधानिक और अनिवार्य अंकेक्षण होता है और ये करवाना हर कंपनी का एक वैधानिक होता है। ठीक है, तो कंपनियों को वैधानिक रूप से कंपनियों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य होता है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनीज अंकेक्षण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 139 से 148 तक के प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक है, अभी कौन कौन से प्रावधान हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है 139। इस कंपनी में 139 में कंपनी के अंकेक्षक जो ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति का प्रावधान दे रखा है। 140 में है उनके अंकेक्षक को समय से पूर्व पद से हटाया, किस तरह से हटाया जाएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 141 में योग्यता और अयोग्यताएं लिखी हैं। योग्यता में 140 41 1 और 141 2 लिखा हुआ है, जबकि अयोग्यता के बारे में 141 1 41 3 और 41 4 में लिखी हुई हैं। तो कंपनी अंकेक्षण की योग्यता और अयोग्यता यहाँ पर है धारा 141 में, और 1 और 2 में योग्यता के बारे में और 3 और 4 में अयोग्यता के बारे में लिखा है। कंपनी 142 में इसमें पारिश्रमिक, कंपनी के अंकेक्षक को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा वो यहाँ पर 142 में लिखा है। उसके बारे में बात करें अगले 143 में कंपनी के जो ऑडिटर होता है उसके अधिकार एवं दायित्व के बारे में यहाँ पर लिखा रहता है 143 के अकॉर्डिंग। अब बात करें 144 में क्या लिखा है, तो 144 में लिखा है अंकेक्षक द्वारा न की जाने वाली सेवाएं। अंकेक्षक द्वारा कौन सी सेवाएं नहीं देनी चाहिए, कौन सी सेवाओं के बारे में, तो लिखा है यहाँ पर 144 में। 145 में लिखा है अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर, यानी कि अंकेक्षण मानक 700 में लिखा है। अंकेक्षक मानक 700 में कंपनी रिपोर्ट के बारे में लिखा है और कंपनी रिपोर्ट पेश करने के बारे में लिखा है। तो कंपनी रिपोर्ट किस में है, ये है 145 में। और 146 में लिखा है 146 में कि अंकेक्षक का एजीएम में भाग लेने का अधिकार, एजीएम में भाग लेने का अधिकार है, सभाओं में भाग लेने का अधिकार 146 में है। 147 में कंपनी के अगर अंकेक्षक उल्लंघन करता है किसी बात का, है ना, कंपनीज एक्ट का, तो उस पर दंड का प्रावधान दे रखा है। और 148 में लागत अंकेक्षक के बारे में लिखा हुआ है। तो 148 में लागत अंकेक्षण, तो ये इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है 139 139 अंकेक्षक की नियुक्ति का प्रावधान। धारा 139(1) में निजी कंपनी में नियमित अंकेक्षक की नियुक्ति की एवं प्रत्येक निजी कंपनी अपनी वार्षिक साधारण सभा एजीएम में प्रत्येक कंपनी में किसी व्यक्ति को अथवा फर्म को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो इस पद पर इस सभा में समाप्ति तक, छठी वार्षिक साधारण सभा तक के अंत में बना रहेगा। मतलब अंकेक्षक जो पहला ऑडिटर रहेगा वो निजी कंपनी के संबंध में देखा जाए तो निजी कंपनी की धारा है 139(1). इसमें प्रत्येक कंपनी का एक क्या होगा, ऑडिटर होगा। प्रत्येक कंपनी का एक ऑडिटर होगा जिसकी नियुक्ति कब होगी, जिसकी नियुक्ति एक साधारण सभा में, वार्षिक साधारण सभा में होगी। और उस वार्षिक साधारण सभा में नियुक्ति के बाद उसकी जो छठी वार्षिक साधारण सभा होगी उस पर
तक वह पद पर बना रहता है, पद पर बना रहेगा। आगे देखो, तथा इसके बाद प्रत्येक छठी वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति पर कंपनी के सदस्यों द्वारा अंकेक्षक का चयन किया जाएगा। कौन कंपनी का अंकेक्षक होगा? कौन कंपनी का अंकेक्षक होगा? सदस्यों द्वारा और अंशधारियों द्वारा ये डिसाइड किया जाएगा। तो कौन होगा कंपनी का अंकेक्षक? ये निजी कंपनी के संबंध में कौन देखेगा? उसके अंशधारी, यानी कि कंपनी द्वारा देखा जाएगा या उसके सदस्यों के द्वारा या अंशधारियों के द्वारा देखा जाएगा। कब होगी? तो साधारण वार्षिक साधारण सभा एजीएम जनरल मीटिंग, और ये कितने साल के लिए कार्यकाल के लिए रहेगा? ये 5 वर्ष की अवधि तक छठी वार्षिक साधारण सभा तक कंपनी में बना रहेगा। आगे देखें, कंपनी द्वारा संबंधित अंकेक्षकों को उसकी नियुक्ति की सूचना 7 दिन के भीतर भेजी जाएगी तथा कंपनी के रजिस्ट्रार को एजीएम की समाप्ति के 15 दिन भेजी जाएगी। 15 दिन के अंदर उसको सूचना देनी होगी। ठीक है, तो एजीएम रजिस्ट्रार को सूचना कब मिलेगी? कि एजीएम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर। और अंकेक्षक को जिसको नियुक्त किया है, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है, उसकी नियुक्ति के 7 दिन के भीतर उसको सूचना मिल जानी चाहिए। तो ये है कंपनी ऑडिटिंग। इसमें हमने निजी कंपनी के बारे में देखा है। अब धारा देखते हैं 139(2) के अकॉर्डिंग कंपनी के अंकेक्षक का कार्यकाल। यदि किसी भी कंपनी के अंकेक्षक के रूप में किसी व्यक्ति को या सीए को नियुक्त किया जाता है तो ऐसी नियुक्ति 5 वर्ष के निरंतर अवधि के लिए की जाएगी। मतलब निरंतर 5 साल के लिए उसको चुना जाएगा। लेकिन यदि किसी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति किसी फर्म के रूप में नियुक्त की जाती है तो ऐसी नियुक्ति 5 वर्ष की 2 निरंतर अवधियों के लिए, यानी कि 10 वर्ष तक उसकी नियुक्ति की जाएगी। मतलब किसी एक व्यक्ति को अगर यहाँ पर कंपनीज में नियुक्त किया है ऑडिटर के तौर पर, यानी कि सीए को नियुक्त किया है, तो वो 5 साल तक कंपनी में बना रहेगा ऑडिटर के रूप में। और यदि किसी फर्म को जो ऑडिटिंग का काम कर रही है उसको अगर कंपनी में ऑडिटिंग के तौर पर नियुक्त किया जाता है तो उसे 10 वर्ष तक, यानी कि 2 निरंतर अवधियों के लिए उसे फर्म में ऑडिटिंग के कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं 139(3) की क्या लिखा है। 139(3) में क्या लिखा है? धारा 139(3) किसी भी कंपनी एक से अधिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब किसी भी कंपनी में अगर मान लो एक अंकेक्षक की नियुक्ति की जा रही है तो किसी भी कंपनी को 1 या 2 से अधिक ज़्यादा नियुक्त करना है तो वो कर सकती है एक निजी कंपनी के तौर पर। यानी कि एक पाबंदी नहीं कि एक ऑडिटर चुन लिया तो कोई दूसरा ऑडिटर नहीं चुना जाएगा, तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि एक अंकेक्षक की नियुक्ति के बाद किसी दूसरे अंकेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। किसी भी एक वर्ष के अंदर भी 2 या 2 से अधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। ये 139(3) में लिखी हुई है बात। चलो आगे देखते हैं 139(4). 139(4) में क्या लिखा है? 139(4) में यदि किसी कंपनी में एक से अधिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो ऐसी नियुक्ति केंद्र सरकार के नियमानुसार आदेश देकर ही की जाएगी। आदेश, अगर मान लो ऐसी नियुक्ति करनी है तो वो केंद्र सरकार की, जो केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि अब इसका नियुक्ति करना है अंकेक्षक की, तो वो केंद्र सरकार के आदेशानुसार ही नियुक्ति होगी। 139(5) सरकारी कंपनी के नियमित अंकेक्षक की नियुक्ति वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 180 दिनों के भीतर सीएजी, भारत सरकार महालेखा परीक्षक सीएजी द्वारा की जाएगी। यानी कि कंपनीज ऑडिटिंग धारा 139(5) में लिखा है सरकारी कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में। तो इसमें लिखा है कि जो वित्तीय वर्ष है उसके 180 दिनों के भीतर, यानी कि 180 दिनों का हो गया मतलब 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर है ना, 6 महीने के अंदर हो गया। तो 6 महीने के भीतर उसको एजीएम यानी सीएजी की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति यहाँ पर करता है। ठीक है। 139(6) के अकॉर्डिंग यदि किसी निजी कंपनी में
यदि किसी निजी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी के पंजीयन के 30 दिनों के भीतर की जाएगी, और यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो उस समय अंकेक्षक की नियुक्ति सदस्यों के द्वारा 90 दिनों के भीतर की जानी आवश्यक है। एक असाधारण सभा में कंपनी की नियुक्ति की जानी है। अब देखते हैं आगे निजी कंपनी के संबंध में ये 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, परीक्षा में पूछी जाएगी। यदि नियमित अंकेक्षक की नियुक्ति करनी है तो एजीएम में सदस्यों के द्वारा की जाएगी, और यदि प्रथम अंकेक्षक यानी कि प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति की जानी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाएगी। अब इसमें 139(1) और 139(6) यहाँ पर धाराएं लिखी हुई हैं कि 139(1) के अकॉर्डिंग नियमित अंकेक्षक लिखा हुआ है और 139(6) के अकॉर्डिंग प्रथम अंकेक्षक का लिखा हुआ है। तो प्रथम अंकेक्षक का पंजीयन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पंजीयक के 180 दिनों के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, 139(7) के अकॉर्डिंग देखते हैं सरकारी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में। तो सरकारी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति सीएजी के द्वारा कंपनी के पंजीयन के 60 दिनों के भीतर 60 दिनों के भीतर की जाएगी। ठीक है, तो कितने दिनों के भीतर की जानी है? 60 दिनों के भीतर की जानी है। यदि अंकेक्षक की नियुक्ति सीएजी द्वारा नियुक्त अवधि में नहीं की जाती है, मतलब सीएजी के द्वारा, जो सीएजी होता है कंपनी का, भारत का सीएजी, भारत का महालेखा परीक्षक, उसके द्वारा सरकारी कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति की जाती है, लेकिन अगर वो 60 दिनों के भीतर नहीं कर पाता है, ठीक है, यदि अंकेक्षक की नियुक्ति सीएजी के द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं की जाती है तो इस अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 30 दिनों के भीतर की जाएगी। और यदि संचालक मंडल के द्वारा भी अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो सदस्यों के द्वारा 60 दिनों के भीतर अंकेक्षक की अनिवार्य रूप से असामान्य सभा में की जाएगी। मतलब यहाँ पर 3 बातें निकलकर आती हैं 139(7) में। सरकारी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में 3 बातें हैं। पहली कि जो सरकारी कंपनी का ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति होती है वो सीएजी के द्वारा होती है, और सीएजी 60 दिनों के भीतर यानी कि पंजीयन, जो कंपनी का पंजीयन हुआ है उसकी 60 दिनों के भीतर यदि कंपनी का जो प्रथम अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति सीएजी कर देता है तो ठीक है, और यदि वो 60 दिनों के भीतर कंपनी के ऑडिटर यानी कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाता है तो 30 दिनों के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। और यदि वो 60 दिनों के भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाता है तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति यहाँ पर वहाँ के सदस्य यानी कि शेयर होल्डर्स के द्वारा, सदस्यों के द्वारा असाधारण सभा में 60 दिनों के भीतर कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी। तो ये 3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछी जाएगी। ठीक है, पहले हैं 60 दिनों के भीतर, फिर 30 दिनों के भीतर, फिर 60 दिनों के भीतर आपको याद रखनी है। धारा 139(8) के अकॉर्डिंग अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति यानी कि निजी कंपनी के द्वारा यदि अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति संचालक मंडल द्वारा 30 दिनों के भीतर की जाएगी। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पर 30 दिनों के भीतर यहाँ पर जो रिक्त हुआ है, कोई भी अंकेक्षक किसी भी कारणवश पद से हट जाता है या आकस्मिक रिक्ति पूर्ति हो जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 30 दिनों के भीतर उसकी रिक्ति की पूर्ति की जाएगी, यहाँ पर की जाएगी। और सरकारी कंपनी के संबंध में, सरकारी कंपनी की दशा में अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति सीएजी द्वारा 30 दिनों के भीतर की जाएगी। यदि सीएजी द्वारा निर्धारित अवधि में आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति नहीं कर पाता है तो उस समय आकस्मिकता की रिक्ति की पूर्ति संचालक मंडल द्वारा 30 दिनों के भीतर कर दी जाएगी। 139(9) के अकॉर्डिंग
कुछ परिस्थितियों को छोड़कर अंकेक्षक को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात लिखी है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं उन्हें छोड़ दिया जाए तो अंकेक्षक की नियुक्ति पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। 139(10) यदि किसी वार्षिक साधारण सभा में AGM में अंकेक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती है तो विधान अंकेक्षक ही बना रहेगा जो पहले से विद्यमान है। ठीक है, तो ये 139(10) में लिखा है कि यदि AGM में अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं होती है या दोबारा पुनर्नियुक्त नहीं होता है कोई भी अंकेक्षक, तो जो पहले का बना हुआ अंकेक्षक है वही ऑडिटर के रूप में बना रहता है। तो ये धारा 110 में लिखा है ना, 139(10) में लिखा है। 139(11) में क्या लिखा है, आइए चर्चा करते हैं। अंकेक्षक समिति की सिफारिश की नियुक्ति यदि किसी अंकेक्षक की धारा 177 के तहत अंकेक्षक समिति का गठन कर रखा है तो कंपनी में प्रत्येक अंकेक्षकों की नियुक्ति अंकेक्षक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। अभी धारा 177 क्या है, तो धारा 177 के अंतर्गत प्रत्येक लिस्टेड कंपनी को एक अंकेक्षक समिति का गठन करना अनिवार्य होता है और इस समिति में कम से कम 3 संचालक मंडल होना चाहिए जिसमें कम से कम 1 संचालक स्वतंत्र होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हो या फिर उसका शेयर मार्केट में शेयर हो तो लिस्टेड कंपनी कहलाती हैं। अब धारा 140 के बारे में देखते हैं। धारा 140 अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में देखा। अब धारा 140 में देखेंगे अंकेक्षक का निष्कासन यानी कि पद त्याग। धारा 140(1) में लिखा है अंकेक्षक को उसका कार्यकाल से पूर्व पद से पहले केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति से विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित करके हटाया जा सकता है। और 140(2) में क्या लिखा है, यदि किसी अंकेक्षक का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पद त्याग करना चाहता है तो अपना इस्तीफा कंपनी को या रजिस्ट्रार के पास अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करके, यदि कंपनी का कोई सरकारी अंकेक्षक कंपनी है तो ऐसी दशा में ऐसा विवरण CAG के पास भी भेजा जाएगा। ठीक है, तो 140(3) में लिखा है यदि किसी अंकेक्षक की धारा 140(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो उस दशा में अंकेक्षक को 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का दंडित किया जाता है। तो ये धारा 102 इम्पोर्टेंट है और वापस देख लीजिए। यदि धारा 140(2) में यदि किसी अंकेक्षक का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले त्याग करना चाहता है तो अपना इस्तीफा 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रावधान के अंतर्गत कंपनी अथवा रजिस्ट्रार के पास में अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करके करना होगा। यदि कंपनी कोई सरकारी कंपनी है तो ऐसी दशा में विवरण CAG के पास भी प्रस्तुत करना होगा और यदि इसका उल्लंघन करता है तो धारा 140(3) लगता है और इसके अकॉर्डिंग यदि किसी अंकेक्षक की धारा 140(3) लगती है तो उसका उल्लंघन 140(2) का उल्लंघन करने पर उस पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का दंड का प्रावधान किया गया है। अब 141 में देखते हैं क्या लिखा है। अंकेक्षक की 141 में लिखा है योग्यता अयोग्यता। 141(1) में अब अभ्यासरत CA होना चाहिए, ये पहली योग्यता है। 141(2) में एक फर्म जिसमें सीमित दायित्व वाली कोई साझेदारी फर्म है, लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म है, इसमें ऑडिटिंग के तौर पर उसको भी शामिल किया जाता है, को कंपनी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो उसके वे साझेदार अंकेक्षक के कार्य करेंगे जो अभ्यासरत CA हो। यदि कोई फर्म को नियुक्त किया जाता है तो उसमें जो फर्म है
सीए हैं वो यहाँ पर कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। 141(3) में निम्नलिखित व्यक्ति अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते। अब कौन कौन से व्यक्ति यहाँ पर अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं? पहली बात है, एक सम्मिलित संस्था यानी कि एक कंपनी को अंकेक्षक के रूप में ऑडिटिंग के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एक कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी, जो कंपनी का अधिकारी एवं कर्मचारी है वो भी नियुक्त नहीं होगा। कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी का साझेदार हो या कर्मचारी हो उसको भी नियुक्त नहीं होगा। यहाँ पर वह व्यक्ति जिसके पास कंपनी की 1000 से अधिकतम प्रतिपूर्तियाँ हो वो भी नियुक्त नहीं होगा। यदि मान लीजिए ए कंपनी है और वो बी कंपनी को यहाँ पर ऑडिटिंग के तौर पर नियुक्त करना चाहती है, तो यदि उससे कोई साझेदार हैं या फिर कर्मचारी हैं या उसे 1000 से ज़्यादा रुपये लेने हैं या कोई प्रतिपूर्ति उसके पास हैं, तो उसको कंपनी के तौर पर यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगली बात है, वह व्यक्ति जिसने कंपनी में 5 लाख रुपए से अधिक का ऋण ले रखा हो, यदि कंपनी में ऋण ले रखा है तो भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वह व्यक्ति जिसमें 1 लाख रुपए से अधिक की गारंटी दे रखी, गारंटी वाला भी यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सीमाएं याद रखनी है, 5 लाख रुपए तक का ऋण है, 1 लाख रुपए तक की गारंटी है और 1000 रुपये तक का प्रतिपूर्ति है यहाँ पर, ठीक है, इससे अधिक है, ठीक है। वह अभ्यासरत सीए से जो पहले से 20 कंपनियों का अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। यदि एक सीए है और 20 कंपनियां उसके पास ऑडिटिंग के तौर पर रखी हुई हैं तो वो 21वीं कंपनी का ऑडिटिंग नहीं कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम 20 कंपनियों का ऑडिट कर सकता है एक सीए। वह व्यक्ति या फर्म जिसका कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक संबंध है। वह व्यक्ति जो न्यायालय में कपटपूर्ण अपराध के लिए दोषी सिद्ध कराया गया हो या दोष सिद्ध होने पर तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक समाप्त नहीं हुई है। मतलब एक ऑडिटर, यदि आपको एक ऑडिटर की नियुक्ति करनी है तो वो पहले तो न्यायालय में कोई भी कपटपूर्ण या न्यायपूर्ण से दंडित नहीं होना चाहिए, और यदि दंडित हैं तो उसको लगभग 10 वर्ष पूरे हो चुके हो, यानी कि 10 वर्ष के पहले भी उसे कंपनी में ऑडिटिंग के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब 10 साल तक की उसकी अवधि समाप्त नहीं हुई है तो वो ऑडिटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। धारा 141(4) में यदि किसी व्यक्ति को कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति होने के बाद धारा 141(3) में अयोग्यता प्राप्त हो जाती हैं तो उसे अपना कार्यभार छोड़ना होगा। यानी कि कोई भी अगर कंपनी धारा 141(3) के अकॉर्डिंग अयोग्य पाई जाती हैं तो उसे धारा 141(4) के अकॉर्डिंग अपना पद त्याग करना होगा, यानी कि अपना पद छोड़ना होगा। ऐसी खाली जगह के लिए अंकेक्षक आकस्मिक रिक्तियाँ मानी जाएगी। धारा 142 पारिश्रमिक। कंपनी के अंकेक्षक का पारिश्रमिक वार्षिक साधारण सभा एजीएम में निर्धारित किया जाएगा, किंतु प्रथम अंकेक्षक का पारिश्रमिक संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसका भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा। यदि अर्थात एक अंकेक्षक पारिश्रमिक नियोक्ता अधिकारी द्वारा तय किया है तो एक निश्चित राशि तय होगी। धारा 143 के अकॉर्डिंग कंपनी के अधिकार एवं कर्तव्य, क्या लिखा है इसमें? कंपनी के अधिकार एवं कर्तव्य 3 में लिखी हुई हैं। 143(1) में प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक अंकेक्षक को सरकारी लेखा पुस्तकों की प्रमाणकों के तक पहुंचने का अधिकार होता है। उसे कंपनी के अधिकारियों को सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होता है। धारा 143(6) के अकॉर्डिंग सीएजी को सरकारी कंपनियों की अंकेक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर एक पूरक अंकेक्षण करवाने का अधिकार होता है, यदि वो चाहता है। सीएजी चाहते हैं कि कंपनी के अंकेक्षक हो गया है, रिपोर्ट पेश करनी है, तो 60 दिनों के भीतर वो पूरक अंकेक्षक करवा सकता है।
तो धारा 143(8) के अकॉर्डिंग कंपनी के अंकेक्षक को सरकार की किसी भी शाखा, मतलब जो कंपनी है उसकी किसी भी शाखा में पहुंचने का अधिकार होता है, वहां पर अधिकार कर सकता है, वो वहां पर जांच कर सकता है। धारा 143(12) में लिखा है, यदि किसी कंपनी का अंकेक्षक कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किए गए कपटपूर्ण कार्य का पता लगाता है तो वह उसकी सूचना 60 दिनों के भीतर वह आरओसी को देगा और या तथा केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने का कर्तव्य है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धारा 143(12) में लिखा है, यदि कोई भी ऑडिटर है और उसको पता चलता है कि कंपनी में कोई न कोई घपला हो रहा है, कोई न कोई कपटपूर्ण कार्य किया जा रहा है, तो वो सबसे पहले उसकी सूचना 60 दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर आरओसी को देगा, आरओसी को देने जाएगा। ठीक है, या फिर आरओसी के बाद वह केंद्र सरकार को उसकी सूचना प्रस्तुत करेगा। धारा 143(15) में लिखा है, यदि किसी कंपनी की धारा 143(12) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, मतलब देने नहीं देता है वो, अगर आरओसी को नहीं बताता है इसकी, तो उस अंकेक्षक को 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का दंड का प्रावधान है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि वो 143(12) का उल्लंघन करता है, मतलब किसी कंपनी के द्वारा दंडित किया जाता है या कपटपूर्ण कार्य किया जाता है किसी कंपनी को, और उसकी सूचना ऑडिटर उसकी सूचना आरओसी को नहीं देता है, तो आरओसी को नहीं देता है तो या फिर केंद्र सरकार को नहीं बताता है, तो उस पर 1 लाख से लेकर 25 यानी कि 25 लाख रुपए तक का दंड का प्रावधान किया गया है धारा 143(15) के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब धारा 144 अंकेक्षक के द्वारा ना की जाने वाली सेवाएं। अब कौन कौन सी सेवाएं यहाँ पर कंपनी का ऑडिटर नहीं होगा? लेखांकन पुस्तपालन सेवाएं, यानी कि अकाउंटिंग वो नहीं करेगा। ठीक है, अकाउंटिंग तो अकाउंटेंट करता है, वो केवल ऑडिटिंग करता है। जो लेखांकन यानी कि पुस्तपालन के बाद लेखांकन होता है और लेखांकन के बाद ऑडिटिंग होती है, तो ऑडिटिंग का कार्य लेखांकन समाप्त होने के बाद स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर लेखांकन का कार्य और पुस्तपालन की सेवाएं वो नहीं देगा। ठीक है, सेकंड है आंतरिक अंकेक्षक के रूप में आंतरिक रूप से वो कोई काम नहीं करेगा। विनियोजित बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, प्रबंधन संबंधी सेवाएं या किसी वित्तीय सूचना प्रणाली या डिजाइन या उसे लागू करना, ये यहाँ पर नहीं किया जाएगा। 145 अंकेक्षक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर। अब हम देखने वाले हैं धारा 145 के बारे में। 145 में अंकेक्षक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना, यानी कि कंपनी अंकेक्षक की जो रिपोर्ट होती है ऑडिटर रिपोर्ट, उस पर हस्ताक्षर। अंकेक्षक मानक 70 यानी कि 700 SA 700 के अनुसार अंकेक्षक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर अंकेक्षक द्वारा किया जाएगा। और किंतु यदि फर्म के द्वारा अंकेक्षक कार्य किया जा रहा है तो किसी एक अभ्यासरत सीए के द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। ठीक है, तो ऑडिटिंग एक अंकेक्षक जो रिपोर्ट है उस पर हस्ताक्षर करने का जो अधिकार है वो एक सीए के पास है, तो यहाँ पर यह सीए यहाँ पर ऑडिटिंग रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 146 में। 146 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है 146 धारा 146 में प्रत्येक अंकेक्षक को सरकारी की वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार है, किंतु किसी भी विषय में मत देने का अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ पर सीए कंपनी की एजीएम में तो हिस्सा ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन यहाँ पर मत देने का अधिकार नहीं होता है। मत देने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब 147 में लिखा है उल्लंघन करने पर दंड, यानी कि 147 में अगर उल्लंघन करता है तो एक दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा?
धारा 147(1) में लिखा है, यदि किसी कंपनी ने धारा 139 से 146 तक के प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो उस कंपनी को 25,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना दंडित के रूप में किया जाएगा तथा कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 1 वर्ष तक कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों किया जा सकता है। मतलब एक कंपनी के जो ऑडिटर है उसकी नियुक्ति ऑडिटर के रूप में की गई है या फर्म की नियुक्ति की गई है, तो उस कंपनी ने अगर उस ऑडिटर ने 139 से लेकर 146 तक की धाराओं का उल्लंघन किया है तो उसे 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा या दोनों किए जाएंगे। या फिर प्रत्येक दोषी अधिकारी जो है उसके जो भी कर्मचारी है दोषी अधिकारी को 1 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जा सकता है। ठीक है। धारा 147(2) में यदि किसी भी अंकेक्षक द्वारा धारा 139, 143, 144, 145, 146 के धाराओं का उल्लंघन किया है तो उस अंकेक्षक को 5,000 से 1 लाख रुपए तक का दंड किया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में देखेंगे कि आखिर ये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है क्या। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आंतरिक नियंत्रण जांच होती हैं, आंतरिक निरीक्षण जांच और आंतरिक नियंत्रण। अब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि आंतरिक निरीक्षण या जांच अलग हैं, आंतरिक अंकेक्षक अलग है। आंतरिक नियंत्रण एवं निरीक्षक क्या होता है, जांच क्या होती है, निरीक्षक या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक भाग है। जब किसी संस्था या कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा आपस में अपने द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जाती है तो उसे आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक जांच कहा जाता है। मतलब कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा ही कोई जांच की जाती है या कंपनी के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर एक आंतरिक जांच की जाती है तो उसे आंतरिक निरीक्षण या जांच कहा जाता है। जबकि आंतरिक अंकेक्षक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक भाग है। आंतरिक अंकेक्षण के प्रावधानों में कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 138 में है, जब किसी संस्था के द्वारा योग्य व्यक्ति के द्वारा संस्था के सभी कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच पड़ताल के लिए यानी कि उचित जांच पड़ताल की जाती हैं तो उसे आंतरिक अंकेक्षण कहा जाता है। आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकों के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर आंतरिक यानी कि इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति मैनेजमेंट प्रबंधकों के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती हैं और वो अपनी रिपोर्ट भी प्रबंधकों को ही सौंपता है। नेक्स्ट हम बात करें अंकेक्षक के दायित्व। अंकेक्षक दायित्व देखते हैं तो एक दीवानी दायित्व है, एक फौजदारी दायित्व है। दायित्व में देखें निजी दीवानी दायित्व, नियोक्ता के प्रति दायित्व और तीसरे पक्षकार के प्रति दायित्व। यहाँ पर दायित्व दीवानी दायित्व भी 2 प्रकार से बांटा गया है, एक तो नियोक्ता के प्रति और एक तीसरे पक्षकार के प्रति। यदि लापरवाही के लिए या कर्तव्य भंग के लिए या जिम्मेदार ठहराया जाता है तो नियोक्ता के प्रति, ठीक है, और कर्तव्य भंग के लिए तीसरे पक्षकार के प्रति। अब फौजदारी मामले या आपराधिक दायित्व हैं तो भी कंपनी के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं हम कंपनी के संबंधित महत्वपूर्ण मामले। किंटन कॉटन मिल्स मामला 1896। कंपनी का औचित्य, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये मामले का नाम याद रखना है आपको, परीक्षा में इसी तरह से संबंधित क्वेश्चन आता है। अंकेक्षक को उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है इस मामले के अंतर्गत लिखा हुआ है, ठीक है, किल्टन कॉटन मिल्स मामला लिखा है 1896। इसमें लिखा है ऑडिटर को उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और बी पॉइंट लिखा है शंकाशील होकर कार्य करना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है, यानी कि शंकाशील होकर कर्तव्य नहीं करना है, ठीक है। किसी भी ऑडिटर को शंका से संबंधित अंकेक्षक नहीं करना है। अंकेक्षक रखवाली वाले कुत्ते के समान हैं, ना कि
शिकारी कुत्ते के समान। ठीक है, तो ये भी बात दोनों ही परीक्षा में पूछी जाती हैं और पूछा जाता है परीक्षा में कि अंकेक्षक एक रखवाली कुत्ते के समान है, ना कि शिकारी कुत्ते के समान। यह किस मामले का से संबंधित है, यह किस मामले में लिखा है। ठीक है, ये किस मामले से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखना है। केंटन कॉटन मिल्स लिमिटेड, यह शंकाशील होकर कर्तव्य का कार्य नहीं करना है और अंकेक्षक को उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। तो 3 बातें यहाँ पर आपको विशेष तौर पर रखनी है कि ऑडिटर को एक उचित सावधानी के साथ में, चतुराई के साथ में कार्य करना चाहिए, शंकाशील होकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए और अंकेक्षक एक रखवाली कुत्ते के समान है, ना कि शिकारी कुत्ते के समान। ये किल्टन कॉटन मिल्स मामले में लिखा हुआ है। ठीक है, अगली बात करते हैं लंदन एवं जनरल बैंक मामला 1895। अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। पहली बात है इसमें क्या लिखी है, अंकेक्षक को ईमानदार होनी चाहिए। सत्यता की गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं, यानी कि गारंटी नहीं देगा कि मैंने जो काम किया है सत्य एवं ट्रूथ सत्य हैं, बिल्कुल जो मैंने काम किया है पुख्ता सही है या 100% सही है, इसकी गारंटी वो नहीं देगा। अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए। गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि कंपनी क्या है, जो कंपनी का ऑडिटर होता है वो बीमक नहीं होता है, यानी कि बीमा 100% नहीं कह सकता कि वो कर्तव्य। सलाह देना यहाँ पर अंकेक्षक ऑडिटर का कर्तव्य नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर लंदन एवं जनरल बैंक मामला 1895 में लिखा हुआ है। आर्बिटेज बनाम ब्रेवर नॉट मामला, संपत्तियों के सत्यापन एवं मूल्यांकन संबंधी मामला। अगला है अंकेक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अंकेक्षक शब्द का जन्म लैटिन भाषा के ऑडिटियर शब्द से हुआ है। ठीक है, ऑडिटियर शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है सुनना। ठीक है, सेकंड है ऑडिटर का जन्म यूनान देश से माना जाता है। अगला थर्ड है विश्व में ऑडिटिंग की 1844 में कंपनी विधान के तहत इंग्लैंड ने मान्यता प्रदान की है। अगला है फोर्थ कि जो भारत में ऑडिटिंग का जन्म हुआ है वो 1913 में हुआ है और भारत में जो ICAI की स्थापना हुई है वो 1 जुलाई 1949 को हुई है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और आगे देखते हैं भारत में वर्ष 1951 के बाद ICAI के सदस्य अभ्यासरत द्वारा ऑडिटिंग का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ से बनने वाले CA यहाँ पर ऑडिटिंग करते हैं। भारत में ICAI ने 17 सितंबर 1982 को अंकेक्षक के व्यवहार समिति का गठन किया है, जिसका नाम बदलकर अंकेक्षक एवं आश्वासन मानक मंडल CAASB रख दिया गया है। तो इसका नाम था ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब IAASB ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंसिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इसका नाम कर दिया गया है। तो ICAI ने 17 सितंबर 1982 को ऑडिटिंग व्यवहार समिति गठित की गई थी और उसका गठन किया गया था, लेकिन उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, अंकेक्षक आश्वासन मानक मंडल यानी कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंसिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कर दिया गया है। स्टैंडर्ड बोर्ड कर दिया गया है। अब लास्ट देखते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट। अंकेक्षक द्वारा प्रत्येक अंकेक्षक का कार्य का कोई विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उस विवरण को अंकेक्षक रिपोर्ट कहा जाता है और ये रिपोर्ट अंकेक्षक मानक 700 के आधार पर तैयार की जाती हैं। अंकेक्षक तैयार मामले में 4 प्रकार की होती हैं। तो 4 प्रकार के अमर्यादित रिपोर्ट यानी कि स्वच्छ रिपोर्ट हैं, मर्यादित रिपोर्ट हैं और ओपिनियन बेस्ड रिपोर्ट हैं और रिजर्व यानी कि विपरीत रिपोर्ट हैं। तो 4 प्रकार हैं यहाँ पर ऑडिटिंग रिपोर्ट। अंकेक्षक के सामान्य 4 प्रकार होते हैं, अमर्यादित रिपोर्ट, स्वच्छ रिपोर्ट, मर्यादित रिपोर्ट और ओपिनियन बेस्ड रिपोर्ट और रिजर्व रिपोर्ट। तो आज हमने ऑडिटिंग के चैप्टर को देखा है। पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और 1-2 बार आप देख सकते हैं इसे।
तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।